हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। इससे जो महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं, टॉपिक्स हैं, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं, एग्जाम्स में पूछने की पूरी संभावना होती है, वहाँ से हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में। आज इसके पहले जो वीडियो दिया उसके आगे हम पढ़ेंगे, और मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल को ओपन करें, जुडिशियल एग्जाम वाचर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड को सर्च करें। सारे वीडियो जितने भी अभी तक मैंने डाले हैं वो आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। आज बात करते हैं कि अगर ग्राम पंचायत की भूमि पर किसी अतिचारी ने कब्जा कर रखा है तो इसकी बेदखली कौन करेगा। धारा 136 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि अतिचारी की बेदखली उपखंड अधिकारी कर सकता है। तो उपखंड अधिकारी को ये पावर है धारा 136 के अंतर्गत कि वो ग्राम पंचायत की भूमि पर जो भी व्यक्ति अतिचारी है, ट्रेसपासर्स है, उसकी बेदखली वो कर सकता है। और इसके पहले वीडियो में हमने ये पढ़ा था, धारा 131 के अंतर्गत 131 के अंतर्गत ये पढ़ा था कि ग्राम पंचायत या भूमि धारक असामी को बेदखल करने के लिए वाद दाखिल कर सकता है। तो असामी को बेदखल करने के लिए धारा 131 के अंतर्गत ग्राम पंचायत या भूमि धारक वाद दायर कर सकता है। चलिए, वाद दायर कर दिया, ठीक है, तो वो बेदखल हो जाएगा। अगर ये बात आती है कि उस असामी को गैर कानूनी रूप से बेदखल किया गया है या इस संहिता में के उपबंधों से अन्यथा उसे बेदखल किया गया है, तो असामी के पास क्या उपचार होगा। तो असामी के पास उपचार होगा कि वह अपने भूमि के कब्जे के लिए तथा क्षतिपूर्ति के लिए उपखंड अधिकारी के न्यायालय में वाद दाखिल कर सकता है। उपखंड अधिकारी के न्यायालय के समक्ष वाद दाखिल कर सकता है अगर उसे गैर कानूनी रूप से या इस संहिता के उपबंधों के अन्यथा उसकी बेदखली की गई है या कराई गई है, तो वो उपखंड अधिकारी के न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है। काहे के लिए? भूमि में कब्जे के लिए, पुनर्कब्जा प्राप्त के लिए तथा क्षतिपूर्ति के लिए भी वो वाद दायर कर सकता है। अब बात आती है कि लगान का निर्धारण किया जाए तो कौन करेगा। अगर किसी व्यक्ति को लगान का निर्धारण करवाना है तो किसके पास जाएगा, कहाँ आवेदन देगा वो। तो लगान निर्धारण के लिए जो आवेदन देना होता है वो तहसीलदार के समक्ष देना होता है। तो तहसीलदार को दिया जाता है। तहसीलदार लगान का निर्धारण करेंगे। लेकिन यदि लगान को कम करने का आवेदन देना हो, अगर उन्होंने ज़्यादा लगान निर्धारित कर दिया है, आपको लगता है कि ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि लगान कम कराया जाए, तो लगान को कम करने के लिए आवेदन कहाँ देंगे। तो अगर लगान को कम कराना है तो इसके लिए आवेदन आपको उपखंड अधिकारी के समक्ष देना होगा। तो ये याद रखिएगा कि लगान का निर्धारण तहसीलदार के समक्ष आवेदन दे करके होगा, और अगर लगान को कम कराना है तो फिर इसके लिए आवेदन उपखंड अधिकारी के समक्ष देना होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे बात आती है कि यदि कोई भूमिधर है या असामी है, ये किसी जोत में अपने अधिकार की घोषणा के लिए उपखंड अधिकारी के न्यायालय में वाद दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, कर देंगे ये।
अब इन वाद में आवश्यक पक्षकार कौन होंगे? तो यहाँ पर यही 144 के अंतर्गत ये जो अधिकारों के लिए घोषणा के लिए वाद दायर किया जाता है या घोषणात्मक डिक्री लेने के लिए जो वाद दायर किया जाता है, तो उसमें जो आवश्यक पक्षकार होंगे वो आपको याद रखने हैं। तो ऐसा कोई वाद जो घोषणा अधिकारों की घोषणा के लिए दायर किया जाएगा, तो उस प्रत्येक वाद में भूमिधर द्वारा यदि वाद दायर किया गया है या उसके ओर से कोई वाद संस्थित किया गया है, तो वहाँ पर राज्य और ग्राम पंचायत दोनों आवश्यक पक्षकार होंगे। लेकिन यदि आसामी द्वारा अधिकारों की घोषणा के लिए वाद दायर किया गया है, तो वहाँ पर वो भूमिधारक जिसका वो आसामी है वो आवश्यक पक्षकार होगा। धारा 144 में ये बताया गया है और इसी के अंतर्गत ही आपको अधिकारों की घोषणा के लिए वाद दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। अब आगे बात आती है कि यदि अस्थायी व्यादेश चाहिए, तो अस्थायी व्यादेश देने एवं रिसीवर की नियुक्ति करने का प्रावधान इस संहिता में किया गया है और व्यादेश देने तथा रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान धारा 146 के अंतर्गत इस संहिता में किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि धारा 144 के अंतर्गत तथा धारा 145 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा अगर वाद संस्थित किया जाता है, तो उस वाद में अगर ये साबित हो जाए, क्या क्या साबित हो जाए तब आपको व्यादेश मिलेगा, तो ये याद रखना है कि धारा 145 के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा वाद संस्थित करने के दौरान यदि विवादित भूमि पर कोई संपत्ति, फसल या पेड़ को क्षति पहुंचने का खतरा है, एक बात तो ये साबित करना है। दूसरी बात ये साबित करना है कि यह न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए उक्त संपत्ति, पेड़ या फसल को हटाने या बेच देने का खतरा है। दोनों बातें, या बेच देने की धमकी दी जाती है या बेच देने का वो इरादा रखता है, तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश दे देगा। तो अस्थायी व्यादेश मिलेगा जब ऐसे वाद में यह साबित कर दिया जाता है कि जो विवादित भूमि है, उस विवादित भूमि पर कोई संपत्ति, फसल या पेड़ को क्षति पहुंचने का खतरा है या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए ऐसी संपत्ति, पेड़ या फसल को हटाने या बेच देने की धमकी देता है, इरादा रखता है। अगर ये बातें मामले में साबित हो जाती हैं तो आपको अस्थायी व्यादेश मिल जाएगा। अब आगे बात आती है कि भू राजस्व का निर्धारण, लगान नहीं, भू राजस्व का निर्धारण। तो भू राजस्व का निर्धारण इस संहिता के अंतर्गत विहित प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। तो भू राजस्व का निर्धारण संहिता के अंतर्गत विहित प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा और ये भू राजस्व राज्य सरकार को देय होगा। ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिनकी चर्चा हमने की। भू राजस्व के संबंध में अभी हम और भी जानकारी करेंगे। भू राजस्व से भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी मदद मैं कर पा रहा हूँ, तो फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करके बताइए और
क्या उम्मीद रखते हैं आप मुझसे? हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊँ, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ, जिसमें मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने का भी मौका मिले। आपका सहयोग और मेरी मेहनत में आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी होगा। तो दोनों फ़ायदे में रहें, ऐसा प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।